बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह से दुआ है कि आपको अच्छी सेहत दे दे। आज का टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन्स हमारे पास बड़ा सिंपल सा एक टॉपिक है, समझ में आता ही। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन्स पे जाते हैं डायरेक्टली। हम सबसे पहले क्या स्टडी करते हैं, जो प्रोटीन्स हमारे पास होते हैं सही, वो हमारे पास होते हैं जी कम्प्लेक्स हैवी मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कम्प्लेक्स ओके हैवी मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये हमारे पास ही प्रोटीन्स होते हैं, जिसको हम उर्फ़ आम में क्या कहते हैं, इनको हम उर्फ़ आम में बायोपॉलीमर्स भी कहते हैं। बायोपॉलीमर्स, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग चेन होते हैं तो इसलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, और ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट मीन हैवी होते हैं। हैवी होने के साथ साथ कम्प्लेक्स नेचर भी रखते हैं। तो ये हमारे पास इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ हम थोड़ा आ जाते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, याद रखें, जो प्रोटीन्स होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। जो प्रोटीन्स हमारे पास होते हैं क्या होते हैं, ये होते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। क्या होते हैं जी, एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। इसका मतलब क्या है, ये एज एन एसिड भी काम करते हैं और एज अ बेस भी काम करते हैं। और इसका रीज़न क्या है, ओके। एम्फोटेरिक किस चीज़ को कहते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एम्फोटेरिक का मतलब है कि दे रिएक्ट, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ क्या मतलब है इसका, कि ये हमारे पास एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक होने का क्या मतलब है, दे रिएक्ट ओके विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। ये होता है हमारे पास एम्फोटेरिक नेचर, कि कोई सब्सटेंस हमारे पास एसिड के साथ भी रिएक्शन करे, बेस के साथ भी। जब एसिड के साथ रिएक्शन करे तो बेस बन जाए, जब बेस के साथ रिएक्शन करे तो एसिड बन जाए। तो प्रोटीन्स भी हमारे पास इसी तरह के एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस हैं। हाँ भाई ये तो है, लेकिन क्यों है, वाई, यहाँ हम पढ़ते हैं वाई ऐसा क्यों करते हैं। तो इसका एक सादा सा रीज़न है। अगर हम अमाइनो एसिड्स को देखें या प्रोटीन्स को देखें तो उनमें हमारे पास एसिडिक फंक्शनल ग्रुप भी है और बेसिक फंक्शनल ग्रुप भी हमारे पास है। समझ में बात आई। प्रोटीन किस चीज़ से बने, सपोज हमारे पास लॉन्ग चेन है, प्रोटीन है हमारे पास, देखें किससे बना हुआ है प्रोटीन, ये अमाइनो एसिड से बना हुआ है। ये देखें, ये मैं आपके सामने अमाइनो एसिड बना रहा हूँ, COOH ये ग्रुप, और यहाँ है NH2 ग्रुप। अब अगर आपको पता हो, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप या कार्बोक्साइल ग्रुप इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं जी, इसको कहते हैं अमाइनो ग्रुप, अमोनिया लाइक अमाइनो ग्रुप। तो अमोनिया तो बेसिक होता है, तो ये बेसिक है, और ये हमारे पास एसिडिक। ये दोनों हमारे पास किस में मौजूद होते हैं, ये दोनों हमारे पास अमाइनो एसिड के अंदर मौजूद है। तो जब बेस आता है तो ये साइड आगे कर देते हैं, और जब एसिड आता है तो ये साइड आगे कर देते हैं। तो ये चूंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप हमारे पास इसके अंदर मौजूद है, तो इस वजह से ये एम्फोटेरिक होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो अमाइनो एसिड है,
तो प्रोटीन्स तो हमारे पास बहुत सारे अमीनो एसिड से बन जाता है और इसमें से यहाँ से एच निकलता है, ओ एच निकलता है और यहाँ से एच निकल जाता है। तो हमारे पास तो लॉन्ग चेन में तो ये चीज़ें नहीं होती जो एसिडिक और बेसिक नेचर बनाते हैं, मतलब ओ एच और एच तो फिर उसमें नहीं होते। तो हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम लॉन्ग प्रोटीन भी ले लें तो उसके टर्मिनल पोजीशन पे तो NH2 एक तरफ होगा और दूसरे टर्मिनल पोजीशन पे ये तो होगा। मैं आपको ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर करवा दूं। सपोज हमारे पास क्या है, एक लॉन्ग प्रोटीन है हमारे पास, ये देखिए लॉन्ग प्रोटीन है हमारे पास, सही। लेकिन इस लॉन्ग प्रोटीन के एंड पर हमारे पास COOH तो होगा ना, और इस एंड पर हमारे पास NH2 तो होगा, सही। और कहीं पर प्रोटीन पड़े हुए तो सिंगल स्ट्रैंड तो नहीं है ना, एक ही हमारे पास मॉलिक्यूल तो नहीं है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मतलब बहुत सारे हमारे पास ये पॉलीमर्स होंगे और उसमें बहुत सारे हमारे पास OH ग्रुप और NH2 ग्रुप मौजूद होंगे। तो लिहाजा जब हम इसको किसके साथ, किसी एसिड या बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या फंक्शन में आ जाते हैं और रिएक्शन कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास इवन अगर लॉन्ग पॉलीमर भी है तो उसके भी टर्मिनल पोजीशन पे हमारे पास ये दो ग्रुप्स मौजूद होते हैं और वहीं आगे जाकर एसिड या बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। समझ में बात आई? तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। आगे की तरफ चलते हैं और थर्ड हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है जी, ये किसी भी सोल्यूशन के अंदर अगर हमारे पास प्रोटीन डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद है, मतलब तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको प्रिसिपिटेट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास प्रोटीन है, सही, प्रोटीन्स है और वो किसी सोल्यूशन के अंदर है, किसी भी सोल्यूशन के अंदर है। इसने सपोज किसी के साथ रिएक्शन किया हुआ है, एसिड है या बेस है, और एक है सोल्यूशन बनाया हुआ है, सोल्यूशन बनाया हुआ है। हम इसको थोड़ा सा इस तरह मैं कर दूं तो ये अच्छा होगा। सोल्यूशन किस तरह बनाया हुआ है, देखिए मेरे पास ये एक बर्तन है, बीकर वगैरह, तो ये बीकर है और ये बीकर के अंदर ये हमारे पास प्रोटीन वगैरह ने किसी एसिड या बेस के साथ रिएक्शन किया हुआ है और देखिए ये उसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर प्रोटीन डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद है, सही। तो क्या कर सकते हैं हम, ये देखिए सोल्यूशन प्रोटीन, तो ये प्रोटीन का सोल्यूशन है, सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन ये हमारे पास है। तो हम इस सोल्यूशन से प्रोटीन्स को क्या कर सकते हैं, प्रिसिपिटेट कर सकते हैं, प्रिसिपिटेट आउट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम इसको प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, मतलब डिजॉल्व फॉर्म से अनडिजॉल्व फॉर्म में हम इसको ले आ सकते हैं, सही। प्रिसिपिटेट मीन हम इसको सॉलिड फॉर्म में ले आ सकते हैं, ये डिजॉल्व फॉर्म में, और ये मतलब सॉल्युबल फॉर्म में, ये इनसॉल्युबल फॉर्म में, डिजॉल्व फॉर्म से इनसॉल्युबल फॉर्म में ला सकते हैं। प्रिसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल फॉर्म में ले आना, सही। अब ये हम किस तरह कर सकते हैं, ये हम दो चीज़ों से कर सकते हैं, तीन चीज़ों से कर सकते हैं प्रिसिपिटेट में ले आना। तीन चीज़ों के ज़रिए हम ये ऐसा कर सकते हैं। या तो हम साल्ट्स ऑफ हैवी मेटल डाल लेते हैं, साल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स वो डाल दें, तो हमारे पास जितना भी प्रोटीन होगा वो मतलब क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, सही। दूसरा हम हीट दे दें इसको, तो हीट के ज़रिए भी हमारे पास ये हो सकता है। और तीसरी चीज़ हमारे पास है अल्कोहल के साथ, हम इसमें हम अल्कोहल डाल दें, रिएक्शन विद अल्कोहल के साथ, रिएक्शन विद अल्कोहल, हम अल्कोहल भी डाल दें, सही। तो ये हमारे पास रिएक्शन करता है एट्सेट्रा। इनके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे हम इसको किसी भी सोल्यूशन से प्रिसिपिटेट आउट कर सकते हैं।
प्रोटीन को हम क्या कर सकते हैं, प्रोटीन को हम प्रिसिपिटेट आउट कर सकते हैं उनके डिजॉल्व फॉर्म से। तो ये हमारे पास एक तरीके हैं जिससे हम ये कर सकते हैं। क्लियर? और हम ये क्यों करते हैं आगे इंशाल्लाह मौका मिलता है तो हम बता देते हैं। चले भाई ये तो हमने ये पढ़ लिया, सही। हमारे पास इसके बाद जो है वो हमारे पास ये है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हम इसको डी नेचर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डी नेचर, कैन बी डी नेचर्ड। डी नेचुरेशन हम इसकी कर सकते हैं, किस चीज़ की? प्रोटीन की। और ये डी नेचुरेशन हम किन तरीक़ों से कर सकते हैं? हम इनको 3 तरीके से कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास वहाँ प्रिसिपिटेशन कर सकते हैं, इस तरह ये भी हमारे पास कर सकते हैं। तो इनमें एक तरीका है जी, हम डी नेचर मतलब इसका ब्रेकिंग ऑफ सम बॉन्ड। इसका मतलब क्या है डी नेचर? ब्रेकिंग ऑफ सम बॉन्ड्स, स्पेशली हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो हाइड्रोजन बॉन्ड इतने मजबूत नहीं होते ना, तो उनको तोड़ना, इसको हम क्या करते हैं? डीनेचरिंग करते हैं। सही। किस तरह हम कर सकते हैं? स्ट्रांगली हीट से कर सकते हैं। सही। क्या किससे कर सकते हैं? स्ट्रांगली हीट, इससे हम कर सकते हैं। दूसरा हम किस चीज़ से करते हैं? ट्रीट विद सम सर्टन, ट्रीट विद सर्टन रिएजेंट्स, इनसे भी हम कर सकते हैं। सही। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम इसको रेगुलेट। दूसरा हमारे पास एक और तरीका है जिससे हम इसको करते हैं फिजिकल मेथड से। किसी फिजिकल मेथड से भी हम इसको डीनेचर कर सकते हैं। फिजिकल मेथड सेंट्रीफ्यूज करना या इस तरह का बहुत ज़्यादा मतलब तेजी के साथ इसको सेंट्रीफ्यूज करने से भी हमारे पास फिजिकल मेथड में क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह, सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह से भी हम कर सकते हैं। सारे प्रोटीन नहीं, लेकिन कुछ प्रोटीन। अब हमारे पास अगर क्या हो जाए, सही, तो जैसे हम डीनेचर कर लेते हैं किस चीज़ को? प्रोटीन को हम जब डीनेचर कर लेते हैं, सही, तो इस डीनेचुरेशन को हम कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं। ये कोगुलेट हो जाता है, जिसको हम इसलिए कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स भी कहते हैं। हमारे पास सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, जम जाता है। कोगुलेशन मीन जम जाना, सही। और इसकी अगर आप देखें, इसकी एग्जाम्पल्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि कोगुलेशन या डीनेचुरेशन का क्या मतलब है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है आम जिंदगी में? बॉइल्ड एग, बॉइलिंग ऑफ एग। बॉइलिंग ऑफ एग आप करते हैं ना, तो आपके पास वो कोगुलेट हो जाता है, जम जाता है। दूसरा, अगर किसी इंसान को स्नेक बाइट कर लेता है, बाइटिंग ऑफ स्नेक, बाइटिंग बाय स्नेक, तो उसका अगर सही तरीके से मतलब तदारुक ना किया जाए तो ब्लड जो है ना वो क्या हो जाता है? कोगुलेट हो जाता है। जो प्रोटीन वगैरह होते हैं वो कोगुलेट हो जाते हैं, तो ब्लड फ्लो ही नहीं करेगा तो इंसान मर जाएगा। तो ये इसकी मिसालें हैं कोगुलेशन या डीनेचुरेशन की। ये किसके ज़रिए है? ये हीट के ज़रिए है, और ये सर्टन केमिकल्स के ज़रिए, जिसको हम एसिड्स वगैरह कहते हैं, उनके ज़रिए है। सही। अल्कलाइड्स होते हैं ना, बाइटिंग ऑफ स्नेक में क्या होता है? हमारे पास एसिड्स होते हैं, अल्कलाइड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें ख़तरनाक किस्म की चीज़ें हमारे पास उसमें होती। तो ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। ये देखिए, अच्छा ये तो है। जब डीनेचुरेशन हो जाता है तो हमारे पास क्या ऐसा हो जाता है
कि हमारे पास हम कहते हैं कि मतलब कोई एंजाइम है सपोज बॉडी के अंदर फंक्शन करता है, वो जब डीनेचर हो जाता है तो फिर वो फंक्शन नहीं करता। तो याद रखिए उसका जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ना वो चेंज हो जाता है। क्या है? डीनेचरेशन होने से क्या क्या हो जाता है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ डीनेचरेशन से क्या होता है। ये देखिए, ये डीनेचरेशन है। जब डीनेचरेशन हो जाती है ना तो क्या क्या हो जाता है, दो चीज़ें हो जाती है। एक तो हमारे पास जो हो जाता है वो हमारे पास क्या है, वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास लूज हो जाती है। क्या है? लूज, हाँ सॉरी, प्रोटीन लूज। क्या हो जाता है? प्रोटीन लूज व्हाट? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो इसकी बॉन्डिंग है ना वो सारा का सारा चेंज हो जाता है। और इसके साथ क्या हो जाता है, जो उसका फंक्शन होता है बायोलॉजिकल फंक्शन वो लूज हो जाता है। बायोलॉजिकल फंक्शन जो प्रोटीन का होता है, देखिए प्रोटीन लूज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और इसी वजह से प्रोटीन लूज बायोलॉजिकल फंक्शन ये कर लेता है। सही। तो ये हमारे पास है, इसको डीनेचरेशन कहते हैं। और जब प्रोटीन डीनेचर हो जाता है तब हमारे पास जो फंक्शन उसको दिया जा चुका होता है वो फंक्शन वो परफॉर्म नहीं कर सकता, उस काबिल नहीं होता। तो हमारे पास थोड़ा सा ये कुछ था। थैंक यू सो मच।